साथियों, मैं ऐसा खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। मैं ऐसा खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि मजा तो तब आता है जब हारने का रिस्क हो, हारने का रिस्क हो। तो ये रिस्क, हमारे साथी उमेश जी ने कहा कि चैलेंज होगा तभी चेंज होगा। मतलब बिना रिस्क के चेंज नहीं हो सकता है। और हमारा समाज, चूंकि ये गुलामी से निकला हुआ समाज है और हार्ड वर्किंग नेचर का रहा है, तो इसका स्किल भी हार्ड है। स्किल हार्ड है। और दुश्मन ने कभी गुलामी नहीं की, कभी हार्ड वर्किंग नहीं की, इसलिए वो सॉफ्ट स्किल का कम्युनिटी है। और कहां से कैसे सेट करना है वो सेट हो जाता है या सेट कर लेता है। जरूरत पड़ती है तो पैर भी छू लेता है, जरूरत पड़ती है तो गर्दन भी झुका देता है, और मौका मिलने पर गर्दन काट भी देता है। और हम भोले भाले लोग इस उत्तर भारत में दीनबंधु की उपाधि पाने वाले सर छोटूराम, जिन्होंने 1938 में एक संदेश दिया था हमारे लोगों को, खासकर किसान मजदूरों को। 1938 में, कितने साल पहले? लगभग 89-90 साल पहले, कि मेरे भोले किसान मजदूरों, दो काम कर लो। एक तो दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो, और दूसरा बोलना सीख लो। हम ना तो दोस्त और दुश्मन की पहचान कर पाए और ना बोलना सीख पाए, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में एक ऐसा भी आदमी आया जिसने हमारे इन भोले किसान मजदूरों को कहा कि मुझे वरदान दे दो। क्या दे दो? एक भोले ने किसी को वरदान दिया था, आपको मालूम होगा ना, है? और जैसे ही उसको वरदान मिला तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वरदान पाने के बाद उसने वरदान देने वाले को ही जलाने का प्रयास किया। हमारे समाज के भोले भाले लोगों ने वरदान दिया। वरदान का मतलब क्या? अरे वोट दिया जी, हैं? और वोट लेने के बाद क्या किया उसने? तुम्हारा सारा सफाया, शिक्षा और रोजगार और लाइफ सरवाइव करने के सारे रास्ते बंद कर दिया। तो दोषी कौन है? जब हम दोषी हैं तो ये दोष दूर भी कौन करेगा? हम ही करेंगे। तो ये लंबा चौड़ा भाषण ना दे करके शॉर्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत साल गुजरे, उनके सारे कोटे पूरे हो गए, हमसे जो करवाना था करा लिए। हम संविधान के दायरे में उनसे ऐसा कुछ कराना भी नहीं चाहते जो अमानवीय है। संविधान के दायरे में मानवीय सभ्यता को, मानवीय धर्म को विकसित करने के लिए, क्योंकि भारत का संविधान सोशल वेलफेयर की बात करता है। सम्राट अशोक ने जो अपने जीवन में सामाजिक कल्याण का राज्य बनाया हुआ था, उसी समाज कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना भारत के संविधान में है। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये क्या कह रही है कि पीपीआईडी का है ऐलान, आगे लागू करेंगे, मतलब कल्याणकारी समाज
बनाएंगे। तो इसी मकसद से ये उत्तराखंड में खंड खंड करने का ऐलान ये जो किया गया है, आप सभी साथी लोगों को लगता है कि हमारे लोग दूसरी तरफ जुड़े हुए हैं, उसका कारण यह है कि उनको कुछ पता नहीं है। अज्ञानता में उधर अपना भविष्य वो देख रहे हैं। मैं भविष्य देखने की एक कहानी आपको बताते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा समाज जातीय चेतना में जागृत तो हुआ है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक चेतना में वो शून्य के बराबर है। राजनीति में आता भी है तो वो जाति के दायरे में सिमटा रहता है। और इसी वजह से आज इस देश में टोटल 29 लाख संगठन हैं। कितने? 29 लाख, वो भी केवल मूल निवासी समाज के। जिनको हम मूल निवासी कह रहे हैं, इस समाज के संगठन 29 लाख हैं और इसमें 4 लाख संगठन सक्रिय हैं। मतलब 25 लाख संगठन निष्क्रिय हैं। तो संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो संगठन बनाने से समस्या का हल निकलना होता तो निकल जाता। संगठन कैसे चलता है, कैसे लीडिंग करता है, कैसे दिशा तय करता है, ये लक्ष्य उसका क्या है, उसकी रणनीति क्या है, इन सारी बातों से संगठन का जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ता है। और जिस प्रिंसिपल को लेकर के हम डेमोक्रेटिक और इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म इधर लेके बढ़े हैं आगे, निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समय में हमारे समाज को लीडिंग पोजीशन में ले जाएगा। तो जो समाज के लोग ये जानते हुए भी कि उधर हमें ना तो सम्मान मिलता है और ना ही अधिकार मिलता है, पद मिल सकता है। पद पाना क्या अधिकार पाना होता है? अरे बताइए भाई, नहीं होता। हमारे सीनियर साथी सहारे साहब भी किसी का उदाहरण दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। समाज में जल्दी पाने की जो भावना है, ब्राह्मण ने जिसको स्वर्ग कहा है, स्वर्ग कहां है ये कभी नहीं बताया। उसके लिए कौन सी ट्रेन, कौन सी फ्लाइट जाती है ये कभी भी नहीं बताया, लेकिन स्वर्ग जाना है ये बताता है। और इसीलिए हमारा समाज पूरा ध्यान कहां? तो इसी तरह वो भविष्य देख रहा है। एक सामंती किसान के यहां 2 गधे थे। गधे का आप जानते ही हैं, बोझा ढोने के काम आता है। सामंती किसान है, जमीन जायदाद ज्यादा थी, दोनों का यूज बोझा ढोने में करता था। पेट भर खाना भी नहीं देता था और इधर उधर करते तो पिटाई भी करता। तो एक दिन एक गधा छूटा और भाग लिया, जाके उधर आपके नैनीताल के बगल में चला गया। ताल में पानी है ही, घास भी है, आराम से चरता खाता और पानी पीता मस्त। और दूसरा फंस गया आपके इधर हल्द्वानी में। अब उसको डबल काम। सामंती किसान है, उसको उसके भूख प्यास का कोई दर्द तो है नहीं। अब वो बिल्कुल सूख कर कांटा। 2-3 साल के बाद गर्मी में किसान को लगा कि भाई अभी खेती होती का कोई काम नहीं, इसको छोड़ देते हैं, जाए खाए चरेगा, फिर जरूरत पड़ेगी। तो वो वहां से छूटा तो चरते खाते उधर पहुंच गया नैनीताल। तो उधर नैनीताल वाला मिला। अब दोनों पुराने दोस्त मिले, हालचाल हुआ। उसने कहा यार तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। अरे कहा तुम तो भाग आए, तुम्हारा भी काम मुझे ही करना पड़ता। वो किसान पेट भर खाना भी नहीं देता और पिटाई
अलग से करता है। तो उसने कहा यार तुम भी मेरी तरह भगाओ। तो उसने कहा यार सोचता तो हूं कि भगाऊं, लेकिन मेरा भविष्य वहां दिखता है। उसको लगा कि ये मर रहा है, मरियल है, और कह रहा है मेरा भविष्य दिखता है। उसने कहा कैसा भविष्य? अरे यार उस किसान की एक लड़की है जो 10वीं में पढ़ती है। बोले हाँ आगे बताओ। अरे बोले उसका मन पढ़ने अढ़ने में नहीं लगता, और वो किसान जब उसको फटकार लगाता है तो कहता है कि यदि तुम इस साल फेल हुई तो मैं तुम्हारी शादी गधे से कर दूंगा। क्या भविष्य देख रहा है वो कि वो फेल होने वाली है और उसकी शादी मुझसे? आपको लगता है ऐसा होने वाला है क्या? अरे फेल भी हो जाएगी तो शादी तो आदमी से ही होगी ना भाई, हैं? लेकिन ये हमारे समाज के गधे उधर ऐसा ही भविष्य देख रहे हैं। लात पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, अपमान होता है। यहां तक कि एससी के, एसटी के, ओबीसी को के विधायक को क्या बोलते हैं, वो डिस्पोजल की थाली में खाना मिलता है वही, और वही बगल में सवर्ण विधायक या सांसद स्टील या अच्छे बर्तन की थाली में खाना खाता है, तब भी उसको अपमान का एहसास नहीं होता। तो गधों को अपमान का एहसास कहां होता है? गधे तो गधे ही होते हैं। तो साथियों उन गधों को थोड़ा सा यही समझाना है, आप सारे लोग समझाने का प्रयास करेंगे। ये इस मतलब कहानी के माध्यम से हमने ये कुछ बात आप सबको शेयर किया। आप सब इस दिशा में समाज को आगे ले जाएंगे। कठिनाइयां तो हैं, कठिन काम है, इसलिए ये डरना नहीं है। मैं बस ये लास्ट में एक दो लाइन कहते हुए कि समुद्र ने जिद की है, समुद्र ने जिद की है समुद्र में तूफान लाने की, तो मैंने भी ये जिद की है तूफान में नाव चलाने की, तूफान में नाव चलाने की। और ये नाव आप सब लोग चलाओगे, मैं अकेला नहीं, या इधर बैठी की केवल कमेटी नहीं, तो ये नाव चलाने में आप सभी भागीदार होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको साधुवाद करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।